जो हमारा आज का टॉपिक है इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी और योर स्टेट पीएससी. ये काफ़ी हाई यील्डिंग टॉपिक है. हर साल आप इसके 1 या 2 क्वेश्चंस देखेंगे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसके बहुत फैक्ट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने पड़ते हैं. तो और बहुत MCQ बेस्ड इसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत स्टेटमेंट बेस्ड, राइट. तो लेट्स सी कि क्या है इसमें. अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किस पार्ट में दिया है? पार्ट 5 यूनियन. आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, और वो आगे कुछ आर्टिकल्स में डिवाइडेड है. वैसे ही जो हमारा पार्ट 5 है वो किसके साथ डील कर रहा है? यूनियन के साथ, ठीक है. और इसमें भी सबसे पहले हम डील करते हैं यूनियन के एग्जीक्यूटिव के साथ. आप जानते हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 में डिवाइडेड होती है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी. लेजिस्लेचर लॉ को बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी ये चेक करती है कि वो लॉज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, और उनकी इफेक्टिव प्रमोशन करती है, राइट. तो चैप्टर 1 पार्ट 5 में सबसे पहले कम्स यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके साथ डील करते हैं आर्टिकल 52 से 78. अब यूनियन के एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, जो कि हेड ऑफ स्टेट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल. तो पार्ट 1 यूनियन एग्जीक्यूटिव 52 से 78, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल. प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, पर यहाँ पे हमारे लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं. इसमें द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, और इसमें प्रेसिडेंट इज ओनली अ सिंबॉलिक हेड. मतलब प्रेसिडेंट को कोई भी रियल पावर्स नहीं दी गई हैं. उनको जो भी करना है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करना है, ठीक है. इसलिए यहाँ पे इनकी जो इलेक्शंस भी होती है, आप आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट नहीं होती. क्यों? क्योंकि इनमें कोई रियल पावर वेस्टेड ही नहीं है, राइट. तो लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे कि ऐसा बोलते हैं कि ये सिंबॉलिक हेड है, पर इनकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में. तो आइए वो पढ़ते हैं. सबसे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फाउंडेशन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 52. आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. शैल बी का मतलब है कि कंपल्सरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होना. मतलब ये एक ऐसा ऑफिस है जिसको आप खाली नहीं छोड़ सकते. तभी आप आगे पढ़ेंगे कि जब प्रेसिडेंट का टर्म ख़त्म भी हो जाता है, सपोज 5 साल ख़त्म हो गए, तब भी वो तब तक ऑफिस में ही रहते हैं जब तक कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आ जाते. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बनाना ज़रूरी होता है. तो इसलिए प्रेसिडेंट के ऑफिस को हम खाली नहीं छोड़ सकते. अगला आर्टिकल है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन. इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट. मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो हमने किस में वेस्ट कर दी है? प्रेसिडेंट. जो भी बिल लॉ बनेगा वो प्रेसिडेंट की परमिशन से बनेगा. जो भी ऑर्डर पास होगा वो प्रेसिडेंट के साइन से पास होगा. हर एक चीज़ जो होगी वो किसके नाम पे होगी? प्रेसिडेंट के नाम पे. तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर किस में वेस्ट है? प्रेसिडेंट में. बट ये पावर वो एक्सरसाइज करेंगे या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली थ्रू उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स उनके कम रैंक पे हैं, उनकी हेल्प के साथ. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेसिडेंट की मर्जी है कि कब उनको डायरेक्टली काम करना है या कब उनको इनडायरेक्टली काम करना है. यहाँ पे कंडीशंस होती हैं. यहाँ पे और का मतलब है कंडीशन. मतलब ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अब प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वर्क करना पड़ेगा,
इन कंडीशंस में प्रेसिडेंट को एडवाइस के साथ ही वर्क करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस पे बेस्ड होता है जो हम आगे पढ़ेंगे कंडीशंस, ठीक है। अब आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के साथ डील करता है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कौन करेगा, कौन करता है। अब जब भी आएगा कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कौन कर रहा है, आप 3 वर्ड्स याद रखेंगे, इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड, ठीक है। कौन? इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स। सारी स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, 6 स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, पर यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 3 यूटीज। कौन कौन सी? दिल्ली, पुडुचेरी एंड J&K, ठीक है। सो इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड, elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha, elected members of State Legislative Assembly, elected members of Legislative Assembly of 3 UT, कौन कौन सी? दिल्ली, पुडुचेरी एंड J&K। 54 किसके साथ डील कर रहा है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। अब ये जो थर्ड वाला प्रोविजन है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ 3 UTs, दिल्ली, पुडुचेरी, J&K अभी ऐड हुआ है, तो पहले ये दिल्ली एंड पुडुचेरी था। ये वाला प्रोविजन किसने ऐड किया? 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने। तो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने कहा कि इलेक्टेड मेंबर्स 3 यूटी, पहले 2 यूटी का इसने कहा था कि 2 यूटीज का कर सकते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, और अब एक केस हुआ है जिससे ये भी हुआ है कि J&K वाले भी कर सकते हैं। तो क्लियर, इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड, डन। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, अगर किसी स्टेट की असेंबली डिसॉल्व्ड है, ठीक है, तो वहाँ के मेंबर्स वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी स्टेट की असेंबली डिसॉल्व्ड है तो वहाँ के मेंबर्स वोट नहीं कर सकते, चाहे इलेक्शंस पहले नहीं हुई हो, अभी वो डिसॉल्व्ड ही है, फिर भी वो वाले जो मेंबर्स जो चले गए, डिसॉल्व हो गए, वो नहीं कर सकते वोट, ठीक है। दूसरा, अब क्योंकि प्रेसिडेंट के वोट में सेंटर भी है और स्टेट भी है, आप याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं हैं। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो इसमें पार्ट नहीं लेते। लोकसभा में पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन फिर उन्हें भी डिलीट कर दिया था। कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 जो 2019 में हुई थी, ठीक है। तो अब हमारे लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, राज्यसभा में 12 हैं, लेकिन वो इसमें पार्ट नहीं लेते, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो स्टेट में होती हैं वो भी पार्ट नहीं लेती, ठीक है। अब क्योंकि इसमें स्टेट भी इन्वॉल्व है और सेंटर भी इन्वॉल्व है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्मिटी हो, है ना। वरना अगर सिर्फ अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि स्टेट्स को क्यों इन्वॉल्व किया, सिर्फ सेंटर को ही क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटर जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से डोमिनेटेड होता है, ठीक है। वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स की मेजॉरिटी होती है, तो अगर वहाँ वहीं के सिर्फ मेंबर्स लोग प्रेसिडेंट को चुनेंगे तो ऑफ कोर्स वो अपने ही किसी मेंबर को या अपने ही किसी एलाय को बनाएंगे प्रेसिडेंट, जो कि फिर बिल्कुल सही होके डिसीजन नहीं दे पाएंगे, इम्पार्शियल होके। तो इसीलिए हमने इसमें स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया, राइट। और यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में। तो कैसे, आइए देखते हैं। अब हमने ना वैल्यू दी है, हमने MLA और MP के वोट्स को कुछ वैल्यू दी है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले MLA के वैल्यू की क्या वोट है? MLA की वैल्यू की वोट निकलेगी टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, मतलब वो जिस स्टेट के हैं, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
total population of state upon total number of elected members in their state legislative assembly into 1/1000। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन में। सपोज यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ज़्यादा सीट्स होंगी। सिक्किम की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे कम सीट्स होंगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर आता है एमपी। एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो भी ऊपर एमएलए की वैल्यू निकाल के जो भी आया, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से। ठीक है, तो टोटल वैल्यू जो ऊपर आई एमएलए की उसको डिवाइड कर देंगे इलेक्टेड नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से। हमने मतलब ऐसे ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, जो कि 708 आती है। ठीक है, 708। और इसमें जब भी मैं बोल रही हूँ कि पॉपुलेशन पे बेस्ड है, तो वो कौन से पॉपुलेशन पे बेस्ड है? 1971 वाले सेंसस पे। जो भी 1971 वाले सेंसस में पॉपुलेशन आई थी जिस स्टेट की जितनी, वो उसके बेसिस पे डिवाइड हुई है। ठीक है, और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने ये जो पॉपुलेशन है ये 1971 पे फिक्स की थी। ठीक है, कब तक? 2026 तक। 2026। यहाँ पे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 नहीं है, 2001 है। आप ये ध्यान रखेंगे, क्या है? 2001। ठीक है, अब आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं? तो आप याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, उसकी एक छोटी सी वीडियो और आएगी और जिसमें वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए आप ये समझें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें हर एक इंसान जो वोट कर रहा है उसको एक चिट पकड़ाई जाती है और उसमें मेंबर्स के नाम होते हैं। ठीक है, अब जो इंसान है उसको वहाँ पे प्रेफरेंस डालनी है कि मैं ये मेरी सबसे नंबर 1 वाली प्रेफरेंस है, ये इंसान मेरा दूसरी नंबर वाली प्रेफरेंस है, ये तीसरी, ये चौथी, और ऐसे ऐसे करके वो अपनी प्रेफरेंस डालता है। ठीक है, फिर बाद में जब वो प्रेफरेंस वाले वोट्स काउंट होते हैं तो जिसके सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आए होते हैं उसके फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स कैंसिल हो जाते हैं और जिसने भी सेकंड दिए होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का काम क्या होता है कि ताकि जिसको जिस प्रोपोर्शन में वोट्स मिले हैं उसको उसी प्रोपोर्शन में सीट्स मिले। सपोज किसी को 2% वोट्स मिले हैं तो उसको सीट्स भी 2% मिले। सेम प्रोपोर्शन चलनी चाहिए, जिसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। इसी से प्रेसिडेंट होता है, इसी से वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और सीक्रेट बैलेट, आप किसको वोट कर रहे हो वो पता नहीं चलना चाहिए। तो यही वाइस प्रेसिडेंट में भी यही है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सीक्रेट बैलेट। और इसमें एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कोटा होता है। इलेक्टोरल कोटा मतलब अगर किसी के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट से ही ये कोटा मैच हो जाता है तो वो इलेक्टेड। हमने ये कोटा लाना होता है। ठीक है, हमें वो जो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ये वोट्स की करते रहना चाहिए, करते रहना है, और तब तक करते रहना है जब तक किसी एक मेंबर का ये इलेक्टोरल कोटा नहीं आ जाता। तो इलेक्टोरल कोटा का फॉर्मूला इज़ कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, जितने भी वैलिड वोट्स मतलब एमएलए का वोट, एमएलए की वैल्यू प्लस एमपी की वैल्यू ऑफ वोट सारे अपॉन 2 + 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 2 + 1 आया समझ। ये एक इलेक्टोरल कोटा है
जैसे ही ये कोटा क्रॉस होगा, जिसने भी सबसे पहले क्रॉस किया वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब अगला, जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो किसके पास डायरेक्टली जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें फाइनल होता है। ठीक है, ये आर्टिकल 71 कहता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 71। ठीक है, डाउट्स, डिस्प्यूट्स जो भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन में आएंगे वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। वाइस प्रेसिडेंट में भी ऐसा ही होता है कि जो भी डाउट्स, डिस्प्यूट हो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, अब दो और पॉइंट्स कि इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट की, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड कि कोलाज कहीं पे इनकम्प्लीट था। मतलब अगर कहीं पे वैकेंसी है किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ मेंबर्स नहीं हैं, कुछ वैकेंट है, तो इसके बेसिस पे प्रेसिडेंट की इलेक्शन वॉइड नहीं होती। तो कोलाज का इनकम्प्लीट होना कोई रीज़न नहीं है इलेक्शन को वॉइड बोलने का। और अगर सपोज़ किसी रीज़न की वजह से इलेक्शन जो प्रेसिडेंट की है वो वॉइड हो भी जाती है, किसी रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट की इलेक्शन वॉइड हो गई, तो उसने जो भी पहले लॉज किए हुए हैं, जो भी लॉज पास किए हुए हैं वो स्टिल वैलिड रहते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको बड़े केसेस में याद रहेंगे कि इलेक्शन चैलेंज नहीं हो सकती इस बेसिस पे कि कॉलेज इनकम्प्लीट था, और अगर वॉइड हो भी गया तो लॉज उसने जो पहले किए हुए हैं वो स्टिल वैलिड रहते हैं। राइट, अब फिर वही क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन ही क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड है। तो अगर लोग किसी को वोट कर रहे हैं और फिर हम उनको रियल पावर्स ही नहीं दे रहे, तो ये तो सीधा क्लैश होगा ना। तो एक सिंबॉलिक हेड है वो, तो इसीलिए हमने उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा है। फिर ये अगर हम इनकी डायरेक्ट इलेक्शन करवाते तो वो कॉस्टली हो जाता, दैट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग, और वही कि वो सिंबॉलिक हेड हैं, तो इसलिए उनकी इतनी ज़्यादा एजुकेशन वाइज भी इंडिया तब नहीं था कि वो समझ पाता कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सब कुछ, एवरीथिंग। राइट, ठीक है। अब आर्टिकल 56 जो कि बात कर रहा है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट कब तक रहते हैं? 5 साल तक। मैं आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट कब तक रहते हैं? 5 साल तक। ये अपनी रेजिग्नेशन रिज़ाइन भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। किसको देंगे रेजिग्नेशन? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होगा, वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो 5 साल के लिए रहते हैं। अब इनको रिमूव भी किया जा सकता है इम्पीचमेंट से। इम्पीचमेंट होता है कि दोनों हाउसेस रेजोल्यूशन निकाल रहा है इनको रिमूव करने के लिए, और किस ग्राउंड पे निकाल सकता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 61 में। फिर रिज़ाइन कर दिया, रिमूवल कर दिया, डेथ हो सकती है, और भी कोई रीज़न हो सकता है। ठीक है, और अगर सपोज़ इनके 5 साल ख़त्म हो गए फिर, तो जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाते ये वाले अपने ऑफिस में ही रहेंगे। बियॉन्ड 5 ईयर्स भी ये अपने ऑफिस में ही रहेंगे जब तक कि सक्सेसर नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि मैंने आर्टिकल 52 में हमने बोला था कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, की एक कंपल्सरी ऑफिस होता। राइट, अब आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 कहते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए, ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं और जितनी मर्जी बार लड़ सकते हैं। ये इन्फिनिटी का साइन है, मतलब जितनी बार मर्जी लड़के ये दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। कोई ऐसे टाइम नहीं है कि इनको इतनी ही बार बनना है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ट्वाइस बने थे, ठीक है, पर यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इंडिया में जितनी मर्जी बार बन सकते हैं। ठीक है, तो 52 पढ़ लिया, 53, फिर एग्जीक्यूटिव पावर, फिर उनकी इलेक्शन में कौन पार्ट लेता है, डिस्प्यूट्स को कौन देखता है, उनकी टर्म क्या है, ये हमने पढ़ लिया। री एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन 57 पढ़ लिया। अब आर्टिकल 58 की क्वालिफिकेशन क्या मेंशन्ड है प्रेसिडेंट की। तो क्वालिफिकेशन आप याद रखेंगे 35 LOC,
क्या याद रखेंगे? 35 LOC। 35 मतलब कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उनकी एज 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज है वो 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। LOC मतलब L मतलब कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो एलिजिबल होना चाहिए फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए पर एलिजिबल होना चाहिए, मतलब उसकी हर एक चीज़ सेम बैठनी चाहिए उससे जो लोकसभा का मेंबर है। O मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब गवर्नमेंट जॉब, और कोई भी अगर मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होते। ठीक है, तो ये इसमें लड़ सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब हो वो। C मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, राइट। अब इनकी इलेक्शन के लिए 50 प्रपोजर होने चाहिए, 50 सेकेंडर होने चाहिए, और ये डिपॉजिट करवाएंगे 15,000। प्रपोजर और सेकेंडर मतलब कि जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है, इलेक्टेड वो सारे मेंबर्स, उनमें से कोई 50 प्रपोज करेगा इनका नाम कि हम इनको बनाना चाहते हैं, फिर और कोई 50 लोग उसको सेकंड करेंगे, मतलब हाँ हम इनके सपोर्ट में हैं। तो 50 प्रपोजर 50 सेकेंडर, वाइस प्रेसिडेंट में 20 प्रपोजर 20 सेकेंडर। ठीक है, और यहाँ पे ये डिपॉजिट करवाते हैं 15,000। पहले क्या होता था कि कोई भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन में खड़ा हो जाता था, तो इसीलिए ये डिपॉजिट रखा है कि हर कोई ना खड़ा हो। तो 15,000, और अगर किसी इंसान के 1/6 वोट्स नहीं आए तो ये 15,000 खारिज हो जाते हैं, उसको वापस नहीं मिलते। अगर 1/6 वोट से ज़्यादा आए फिर ये 15,000 रिटर्न होते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ठीक है, अब आर्टिकल 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट का ऑफिस, हमने पढ़ा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अब जो प्रेसिडेंट बन रहा है, ठीक है, वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर भी नहीं हो सकता। अगर सपोज कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर प्रेसिडेंट बन जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने लोकसभा या राज्यसभा की सीट खाली कर दी है। ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसकी सीट जो लोकसभा और राज्यसभा में है वो खाली हो जाती है। लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, और जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में है उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस डिमिनिश भी नहीं हो सकते। मतलब सैलरीज अलाउंसेस कम नहीं हो सकती, बढ़ सकती हैं लेकिन कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने प्रेसिडेंट को इम्पार्शियल रखना है, और कोई भी मेंबर इम्पार्शियल कब रहेगा? जब उनको सिक्योरिटी होगी कि इतना पैसा उनके अकाउंट में एवरी मंथ आ जाएगा। कोई किसी के पास पावर नहीं है उनकी सैलरी अलाउंसेस को कम करने की, राइट। अब प्रेसिडेंट को काफ़ी इम्यूनिटीज़ भी मिलती हैं। इम्यूनिटीज़ मतलब बचाव, जैसे पर्सनल इम्यूनिटी मिलती है किससे? ऑफिशियल एक्ट से। मतलब ये कुछ भी ऑफिस के वक्त कोई भी ऑफिशियल काम में अगर ये कुछ भी करते हैं, कोई गलत भी हो जाता है सपोज, तो इनको पर्सनल इम्यूनिटी है, इन पे केस नहीं हो सकता। ठीक है, तो पर्सनल इम्यूनिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, चाहे फिर वो इनके किसी पर्सनल एक्ट की वजह से ही क्यों ना हो। चाहे उन्होंने पर्सनली कोई क्राइम किया हो, फिर भी जब तक वो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड, इनको अरेस्ट या जेल नहीं हो सकती। तो पर्सनल इम्यूनिटी है ऑफिशियल एक्ट्स के लिए, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं हो सकते। हाँ, सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, पर उसके लिए भी इनको 2 महीने का पहले नोटिस दिया जाएगा। तो 2 महीने के नोटिस के बाद सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 वही ओथ, एफर्मेशन, शेड्यूल 2। ठीक है, शेड्यूल 2 में ओथ या एफर्मेशंस दी हुई हैं, नहीं थर्ड शेड्यूल में दी है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप याद रख सकते हैं शेड्यूल। तो पहला होता है टेरिटरीज, दूसरा इमोल्यूमेंट्स, तीसरा एफर्मेशन एंड ओथ। ठीक है, थर्ड शेड्यूल। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का वो। ठीक है, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, सपोज प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो
जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, तो उसको भी सेम ओथ लेनी पड़ेगी जो प्रेसिडेंट ने ली है। ठीक है, तो ओथ कौन देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? गुड। अब आर्टिकल 61 वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 61 डील करता है इम्पीचमेंट के साथ कि सपोज लोगों को, जो मेंबर्स हैं ऑफ पार्लियामेंट, उनको प्रेसिडेंट का काम पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकते हैं? वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इम्पीचमेंट। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ग्राउंड मेंशन्ड है जिस पे कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। वो ग्राउंड क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं पे डिफाइंड नहीं है, सिर्फ मेंशन्ड है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि कैसे करता है। ठीक है, अब सपोज पहले तो किसी भी हाउस में ये रेजोल्यूशन आ सकता है कि हमने इनको रिमूव करना है, तो आइदर हाउस कैन इनिशिएट। सपोज हाउस 1, कोई भी हाउस ले लो, लोकसभा राज्यसभा, वो इसको इनिशिएट करती है। ठीक है, इनिशिएट करने के लिए उस हाउस के 1/4 मेंबर्स उस रेजोल्यूशन को साइन करेंगे। ठीक है, तो हाउस 1 के 1/4 मेंबर्स ने उसको साइन कर दिया, चलो अब वो इनिशिएट हो गया इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अब हाउस 1 उसको पास करेगा कौन सी मेजॉरिटी के साथ? स्पेशल मेजॉरिटी, और स्पेशल मेजॉरिटी में भी स्पेशल मेजॉरिटी 2, मतलब कौन सी मेजॉरिटी? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ऐसे हम कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ते हैं कि 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग। इसमें कौन सा है? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप जो भी उस हाउस की है उसकी 2/3 मेजॉरिटी से। चलो, हाउस 1 ने निकाला, 1/4 मेंबर्स ने साइन किया, 2/3 मेजॉरिटी से ये पास हो गया। ठीक है, और तभी साथ साथ में 14 दिन का नोटिस चले गया किसको? प्रेसिडेंट को। ये भेजना ज़रूरी है। ठीक है, प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस चले गया। अब ये वाला जो यहाँ से निकल गया रेजोल्यूशन, वो गया दूसरे हाउस में, हाउस 2 में। हाउस 2 में भी वो सेम स्पेशल मेजॉरिटी 2 से पास होगा। हाउस 2 सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो रीज़न दे रहे हैं निकालने के लिए प्रेसिडेंट को वो ठीक भी है कि नहीं, और इसके दौरान जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक प्रेसिडेंट वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, उनको कोई रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? और अगर हाउस 2 ने भी स्पेशल मेजॉरिटी 2 के साथ पास कर दिया तो फिर प्रेसिडेंट इम्पीच हो गया, वो रिमूव हो गए अपने ऑफिस से। ठीक है, इसका मतलब ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है पूरा, ये क्या है? ये क्वासी जुडिशियल है, इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं है। काम इसने जुडिशरी वाला किया है पर ये जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं है, ये पार्लियामेंट ने किया है। अब इसमें जो रिमूवल है उसमें सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। जबकि प्रेसिडेंट की इलेक्शन जब हुई थी उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी, पर इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। और आज तक मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुए, कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुए। ठीक है, तो ये बहुत एक बड़ा टॉपिक हमने कवर किया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नाइस, ओके। अब आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। अब वैकेंसी होगी कब? प्रेसिडेंट की वैकेंसी कब होगी? या तो उनका टर्म एक्सपायर हो रहा है, मतलब 5 साल कंप्लीट हो गए, या तो वो खुद रिज़ाइन करें वाइस प्रेसिडेंट को देख के, या तो इम्पीचमेंट हो गई, या तो डेथ हो गई, या तो उनकी इलेक्शन को डिसक्वालीफाई कर दिया कि कुछ गलती थी तो डिसक्वालीफाई कर दिया। ये रीजंस हो सकते हैं। अब अगर टर्म एक्सपायर होने वाला है, आपको पता है कि 5 साल ख़त्म होने वाले हैं, तो इलेक्शन उससे पहले ही करवा लिए जाते हैं। ठीक है, और जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक ये पुराने वाले ही प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू करते हैं टिल द सक्सेसर अराइव्स। अब बाकी जो केसेस हैं जैसे रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ, डिसक्वालीफाई, जब ये चीज़ों की वजह से वैकेंसी हो तब इलेक्शन करवानी पड़ती। अगर वैकेंसी इन सब रीज़न की वजह से हो तो इलेक्शन विदिन 6 महीने करवाने पड़ते हैं।
मतलब जब भी इनकी वजह से वैकेंसी हुई तो विद इन 6 महीने नए इलेक्शन होने हैं, और जो भी फिर प्रेसिडेंट बन के आएंगे वो कंप्लीट 5 साल के लिए रहते हैं, ठीक है। और इस दौरान जब तक कि नहीं होते इलेक्शन और जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आते, तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट। सपोज वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। और जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनको सारी पावर्स मिलती हैं प्रेसिडेंट की, सैलरी भी किसकी मिलती है, प्रेसिडेंट की, ठीक है। आज तक सिर्फ 2 प्रेसिडेंट हैं जो डाइड ड्यूरिंग ऑफिस, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फ़खरुद्दीन अली अहमद, राइट। अब आर्टिकल 72, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, और इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिकल 72 है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, टू ग्रांट पार्डन। अब सपोज अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी को बहुत हार्श सज़ा मिल गई है, या अगर किसी इंसान को लगता है कि उससे बहुत हार्श सज़ा मिल गई है, सपोज़ उम्र कैद या फांसी की सज़ा या ऐसा कोई सज़ा मिल गई है, तो वो एक मर्सी पिटीशन भेज सकते हैं प्रेसिडेंट को और अपने स्टेट वाले गवर्नर को भी कि चेक करो प्लीज़, या ट्राई करो कि कुछ कम हो जाए, ऐसे वाला, ठीक है, एक मर्सी पिटीशन भेज सकते हैं। और अगर प्रेसिडेंट को लगे कि ठीक है इनको काफ़ी ज़्यादा सज़ा मिल गई है या इनकी सज़ा को कम किया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट के पास 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। वो 5 ऑप्शन कौन से हैं, पार्डन, कॉम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव। पार्डन मतलब माफ़ी, हम बोलते हैं ना सॉरी पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ़ी, मतलब कंप्लीटली फिनिश, जो भी सज़ा उनको मिली थी पूरी की पूरी ख़त्म कर दी प्रेसिडेंट ने, पार्डन। कॉम्यूटेशन होती है कि उनको कोई और फॉर्म दे दिया, टाइम वही रहा पर कोई लाइटर फॉर्म दे दिया। सपोज़ अगर फांसी की सज़ा मिली थी तो उम्र कैद दे दी, तो कॉम्यूट कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। रिमिशन, रिमिशन मतलब कि सज़ा वही रही लेकिन उसका टाइम डिक्रीज़ कर दिया, कि सपोज़ पहले अगर 10 साल की सज़ा थी तो 7 साल की कर दी, टाइम कम कर दिया। रिस्पाइट, रिस्पाइट में ही SPR है, इससे आप याद रखेंगे कि स्पेशल केस, ये स्पेशल केसेस में होता है, इसमें उनकी सेंटेंस कम कर दिया जाता है। सपोज़ अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो इसलिए, या हैंडीकैप्ड है तो रिस्पाइट से कम कर दिया जाता है। रिप्राइव, रिप्राइव मतलब कि स्टे लग गया ऑर्डर पे, कि अगर फांसी मिली थी तो अब स्टे लग गया, अब तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्रॉपर कोई और जजमेंट ना हो। अब आप एक और मैजिक नंबर याद रखेंगे, 89। जो भी सेंटर का लॉ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर उसमें 89 प्लस करें तो स्टेट का लॉ नंबर आ जाता है। जैसे आर्टिकल 72 डील कर रहा है पावर ऑफ प्रेसिडेंट के साथ टू ग्रांट पार्डन, अगर इस 72 में हम 89 ऐड करें तो हमारे पास आता है आर्टिकल 161, और आर्टिकल 161 कहता है कि गवर्नर के पास भी सेम पावर है, ठीक है, गवर्नर के पास भी ये सारी पावर है, लेकिन कुछ पावर्स प्रेसिडेंट और गवर्नर की डिफरेंट है। जैसे प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है तो उसे सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता। दूसरा, ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, अगर मिलिट्री कोर्ट कोई सज़ा देती है तो उसको सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं। तो आर्टिकल 72 डील्स विद पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, और ये जो पावर होती है ये गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच की कॉन्करेंट पावर है, मतलब अगर दोनों हाँ कह दे तो हाँ, अगर कोई एक भी हाँ कह दे तो हाँ, मतलब दोनों केस में अगर कोई एक भी हाँ कह रहा है तो इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर इक्वल होते हैं, कॉन्करेंट होती है। दोनों ना कह रहे हैं तो ना, कोई एक भी हाँ कह रहा है तो हाँ, मर्सी मिल गई, ठीक है। एक केस हुआ था कहर सिंह केस, एक केस हुआ था कहर सिंह केस 1988 में, जो डील करता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के साथ। इसने कहा था कहर सिंह केस ने कि पिटिशनर के पास कोई राइट नहीं है टू ओरल हियरिंग बाय प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट खुद बैठ के नहीं सुनेंगे ओरल हियरिंग,
ठीक है, उनके पास एक मर्सी पिटिशन आएगी थ्रू होम मिनिस्टर और फिर वो उसको चेक करेंगे। और दूसरा, वो एडवाइस ऑफ कैबिनेट पे वर्क करेंगे। प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर जो है वो कौन से पे, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अब इसमें भी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाल सकते हैं कि ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कुछ 16-17 मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होल्ड करते हैं, जिन्हें कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट एग्जामिन कर सकते हैं एविडेंस को फ्रॉम अ वेरी फ्रेश एंगल, वो किसी और एंगल से एविडेंस को एग्जामिन कर सकते हैं। और इसमें जो इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट है उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट की इंटेंशन को कोर्ट वो कर दे कि इन्होंने अपने किसी फ़ायदे के लिए इनको मर्सी ग्रांट की, तो ऐसा सब कुछ भी हो सकता है। ये किसने कहा? कहर सिंह केस में। वेरी नाइस। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 111, जो डील करता है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट के साथ। अब प्रेसिडेंट के पास ना 4 वीटो होती हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट और क्वालिफाइड। इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि सपोज कोई बिल पास होके लोकसभा और राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास आया और प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट को, मतलब अपनी हामी, हाँ देना, उसको विदहोल्ड कर दिया, नहीं दी हाँ, तो वो बिल वहीं पे एंड हो जाता है। ये हो गया एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब कि बिल आया प्रेसिडेंट के पास होके, पर प्रेसिडेंट ने उस बिल को रिटर्न कर दिया। अब अगेन दोबारा इसी बिल को राज्यसभा और लोकसभा ने दोबारा भेजा, या तो कोई चेंजेस करके या तो कोई चेंजेस ना करके, पर इस टाइम प्रेसिडेंट को पास करना ही करना पड़ता है। मतलब सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि एक बार कोई बिल आया, प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया, पर अगर वो बिल दोबारा आएगा सेम मेजॉरिटी के साथ, तो प्रेसिडेंट को हाँ करना ही करना पड़ता है। यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में अगर प्रेसिडेंट ने कोई बिल रिटर्न किया तो उसको हायर मेजॉरिटी से वापस आना पड़ेगा, तभी प्रेसिडेंट हाँ करेंगे। मतलब वहाँ पे दोबारा हायर मेजॉरिटी से वापस आना चाहिए। यहाँ पे अगर सेम मेजॉरिटी के साथ भी वापस आया तो प्रेसिडेंट को हाँ करनी पड़ेगी। सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ मनी बिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि मनी बिल प्रेसिडेंट की ही रिकमेंडेशन से आती है, तो इसीलिए इसको प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकते। फिर अगला है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो होता है कि कोई एक्शन ना लेना। बिल आया है, ठीक है, पड़ा हुआ है, कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना हाँ किया ना किया, ठीक है, तो नो एक्शन। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, तो प्रेसिडेंट जब तक चाहे कोई बिल को अपने पास रख सकते हैं। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में उनको 10 दिन मिलते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर उनको उस बिल पे एक्शन लेना है, या तो हाँ करना है या ना करना है या रिटर्न करना है। ठीक है, और ऐसा जैसे ये पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह ने इंडिया में की थी अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस बिल। पोस्ट ऑफिस बिल हमारे कुछ राइट्स को छीन रहा था, तो इन्होंने पॉकेट वीटो लगाई और इन्होंने उसको पास ही नहीं किया, बस पड़ा रहा वो बिल। और फिर दूसरी गवर्नमेंट आई और उन्होंने उसको बिल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक वीटो नहीं है, क्वालिफाइड वीटो। वही कि दोबारा अगर भेजेंगे हायर मेजॉरिटी के साथ तो पास करना है, ये वाली वीटो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो कोई क्वेश्चन आएगा तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास सारी वीटो है, पर क्वालिफाइड वीटो नहीं है। और दूसरी चीज़ कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो नहीं है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो इंडियन प्रेसिडेंट को उसको हाँ ही करना है। उसके केस में ना ही वो उसको ऐसे रख सकते हैं, ना ही रिटर्न कर सकते हैं, हाँ ही करना है बस। ठीक है, तो नो वीटो इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब आर्टिकल 200, ये कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 111, और अब ये आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 यही सेम पावर किसको दे रहा है? गवर्नर को, कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके कोई बिल गवर्नर के पास आता है तो या तो वो हामी दे सकते हैं, या तो वो विद होल्ड कर देंगे कि नहीं देंगे हामी, या तो वो रिटर्न कर देंगे,
गवर्नर के पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर इनके पास कोई बिल आया तो ये उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। मतलब अगर कोई बिल आया और इनको लगा कि इस पर प्रेसिडेंट की हामी ज़रूरी है तो ये उसको प्रिजर्व कर लेंगे प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रिजर्व कर लिया। अब वो बिल प्रेसिडेंट से आगे गया। अब वो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 201 के अंदर कुछ ऑप्शंस है कि उस बिल को या तो प्रेसिडेंट हाँ कर देंगे, या तो इसको विदहोल्ड कर देंगे, या तो गवर्नर को भेजेंगे कि रिटर्न करो, गवर्नर को बोलेंगे कि इसको वापस भेजो। पर अगर दोबारा आया तब भी ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट हाँ करें। यही डिफरेंस है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि अगर दोबारा बिल आ रहा था तो प्रेसिडेंट को हाँ देना ही देना था। इसमें अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बिल वापस आता भी है इनके पास तो इनको ज़रूरी नहीं है प्रेसिडेंट को कि वो हाँ करें ही करें। ठीक है, तो ये थी पार्डनिंग कौन सी पावर, वीटो पावर। ठीक है, समझ में आई। अब अगला आर्टिकल 123। 123 कहता है 123 डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब तो दोनों हाउस सेशन में हैं तो तब बिल पास होता है, फिर वो बिल अगर पास हो जाए तो वो लॉ बन जाता है। पर अब अगर कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है फिर तो बिल पास हो नहीं सकता, क्योंकि बिल को तो दोनों हाउस से पास होना है, राइट। तो तब एक ऑर्डिनेंस निकालते हैं प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मतलब टेम्पररी लॉ, ये कुछ टाइम के लिए रहते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग रेसेस, मतलब जब भी कोई एक हाउस सेशन में नहीं है तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। ये टेम्पररी लॉज होते हैं और ये प्रेसिडेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है। लॉ बनाने की बहुत इम्पॉर्टेंट पावर मिली है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग। लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस सिर्फ तभी बना सकते हैं जब या तो दोनों हाउस सेशन में नहीं है या तो कोई एक हाउस भी सेशन में नहीं है। अगर दोनों हाउस सेशन में हैं तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते। इसका मतलब कि ये पैरेलल पावर नहीं है। कोई एक नहीं होगा हाउस तभी ये वाली पावर फोर्स में आएगी। ठीक है। कूपर केस 1970 में बोला कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है वो क्वेश्चन नहीं हो सकती। जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है वो क्वेश्चन हो सकती है, कूपर केस ने कहा। इन केस ऑफ मैलिफाइड कि हो सकता ना कि प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना दिए, या हो सकता है उन्होंने डेलिबरेटली डिसॉल्व की लोकसभा ताकि वो एक ऐसा लॉ ला सकें। तो बहुत चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इसलिए कूपर केस ने कहा कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन क्वेश्चन हो सकती है कोर्ट में। लेकिन इंदिरा गांधी जी 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती हैं 1975 में, जिसमें वो कहती हैं कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन फाइनल है। प्रेसिडेंट एक बार ऑर्डिनेंस निकाल देगा तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। फिर ऑफ कोर्स मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है और ये फिर इसको डिलीट करता है और वो कहता है नहीं, बिल्कुल अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं तो उनकी इंटेंशन को बिल्कुल कोर्ट रिव्यू कर सकता। ठीक है। तीसरा कि ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये को एक्सटेंसिव है। मतलब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे बना सकता है जिन पे नॉर्मल टाइम पे बन सकते थे। सेम मैटर्स सेम लिमिटेशंस। अगर ऐसा है कि कोई लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना तो कोई ऑर्डिनेंस भी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकती ख़त्म। तो सेम मैटर्स और सेम लिमिटेशंस लगती हैं ऑर्डिनेंस पे भी और नॉर्मल लॉज पे भी। ठीक है। चलिए, एक बार सपोज अब डिसॉल्व असेंबलीज वापस आ गई, अब एक नई अब आ गई दोबारा लोकसभा और राज्यसभा। अब देखते हैं। अब जब दोनों हाउस असेंबल हो जाएंगे तो प्रेसिडेंट जितने भी ऑर्डिनेंस निकाले हैं वो दोनों हाउस के सामने रखेंगे। ठीक है। और या तो वो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगा 6 वीक्स फ्रॉम रीअसेंबली। अब लोकसभा अलग डेट को असेंबल हो रहा है, राज्यसभा अलग डेट को असेंबल हो रहा है ना। फिर राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस तो वो तो असेंबल नहीं हो रहा है,
पर लोकसभा असेंबल हो रही है, ठीक है, डिफरेंट सेशंस होते हैं लोकसभा में, तो ये 6 हफ्ते जैसे ही वो आई लोकसभा या जो भी हाउस आया तो 6 हफ्ते तक ये रहेगा ऑर्डिनेंस, और 6 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए ये ऑर्डिनेंस रह सकता है वो क्या होता है, 6 मंथ 6 वीक्स। 6 मंथ्स नहीं है, 6 मंथ 6 वीक्स, ठीक है। या तो पहले भी ख़त्म हो सकता है ऑर्डिनेंस अगर दोनों हाउस ये रेजोल्यूशन निकाल दें कि हमें ये ख़त्म करना है, ठीक है। तो कैन बी स्टॉप्ड अर्लियर इफ बोथ द हाउस पास रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट। और प्रेसिडेंट भी किसी भी टाइम पे इसको विड्रॉ कर सकता है, एनी टाइम, ठीक है। अगले पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब जो वो अपनी मर्जी से करें, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। इसके लिए ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट तभी निकाल सकता है जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर ये कौन रेकमेंड करें कि निकालो, ठीक है। ये रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, मतलब ये किसी बैक डेट से भी फोर्स में आ सकता है कि सपोज आज निकला है पर मैं बोल सकती हूँ कि विद इफेक्ट 10 दिन पहले से, ठीक है। अगला कि कोई भी ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती ऑर्डिनेंस। दूसरा कि ये ऑल्टर कर सकती है और अमेंड भी कर सकती है टैक्स लॉ। अब बहुत लोगों को हो सकता है गलती लगे कि टैक्स लॉ को ये अमेंड नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं है। जो ऑर्डिनेंस होता है वो ऑल्टर भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, सेम ही चीज़ हुई वैसे टैक्स लॉ को, ठीक है, राइट। अब एक केस होता है 1986 में जिसे डीसी वाधवा केस बोलते हैं। कौन सा केस? डीसी वाधवा केस। अब इसमें इन्होंने नोट किया कि जो बिहार थी, बिहार के गवर्नर ने 1967 से 1981 तक 256 ऑर्डिनेंसेस निकाली। मतलब वो डेलिबरेटली वो करते थे डिज़ोल्व और फिर ये ऑर्डिनेंसेस निकालते थे और बार बार इन ऑर्डिनेंसेस को वो करते थे, रीप्रोमलगेट करते थे, लेकिन कभी कोशिश नहीं की, कभी कोई टेक्स्ट चेंज नहीं होता था, मतलब सेम ऑर्डिनेंस को बार बार निकालते थे। सक्सेसिव रीप्रोमलगेशन होती थी ऑर्डिनेंसेस की, सेम टेक्स्ट। तो इस डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप ऑर्डिनेंसेस निकाल रहे हो पर कोशिश नहीं कर रहे कि वो ऑर्डिनेंसेस पास हों, ठीक है, और ना ही उन ऑर्डिनेंसेस में कोई चेंजेस ला रहे हो, बस सेम ऑर्डिनेंसेस को निकाले जा रहे हो, मतलब तो ये तो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसलिए उन्होंने इन ऑर्डिनेंसेस को स्ट्रक डाउन किया, ठीक है, डीसी वाधवा केस। अब अगला टॉपिक आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हैं, सिंबॉलिक हेड हैं, पर उनके पास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, बाकी सारे मिनिस्टर्स को, मतलब प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स किसकी प्लेजर में अपॉइंट हुए हैं? प्रेसिडेंट की, ठीक है। ये अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, गवर्नर को भी यही अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, मतलब इन सबको कौन अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। अगला कि ये अपॉइंट कर सकते हैं एक कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इनके पास ये स्पेशल पावर है कि ये एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं जो बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को देखेगी, स्टडी करेगी और फिर सॉल्यूशंस रेकमेंड करेगी, ठीक है। ये अपॉइंट कर सकते हैं इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल वो काउंसिल होती है जो स्टेट और स्टेट के रिलेशनशिप को बेटर बनाने में हेल्प करे, ठीक है। यूटीज़ डायरेक्टली किसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती हैं? प्रेसिडेंट की। ये किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट किसी भी शेड्यूल्ड एरिया की और किसी भी ट्राइबल एरिया की। ये इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं। उसके बाद आते हैं इनके लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो हमने पढ़ा था कि ये समन कर सकते हैं और प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को। समन मतलब ये बुला सकते हैं पार्लियामेंट की मीटिंग को, और प्रोरोग मतलब कि ये थोड़े टाइम के लिए पार्लियामेंट के जो भी फंक्शंस हैं उनको बंद कर सकते हैं, डिसॉल्व नहीं, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बंद।
तो समन कर सकते हैं और प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को। ये जॉइंट सेशन बुला सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा का। ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं प्रूव हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ये साल का पहला सेशन और इलेक्शन के बाद वाला पहला सेशन प्रिसाइड करते हैं। मतलब पहले सेशन, साल का पहला सेशन और इलेक्शन के बाद जो भी पहला सेशन हो रहा है उसमें प्रेसिडेंट प्रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। ये राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, जो साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस के मेंबर्स होते हैं। इनमें इन फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और बाकी बहुत सारे। ये डिस्क्वालीफाई करते हैं एमपी को। आप याद रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को जो डिस्क्वालीफाई करते हैं उसकी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। सिर्फ अगर मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो रहे हों एंटी डिफेक्शन की वजह से, फिर कौन करता है? स्पीकर। पर अदर केसेस में डिस्क्वालीफाई कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है। कुछ बिल्स की रिकमेंडेशन, कुछ बिल्स तभी पास होते हैं जब उन्हें पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करे। ठीक है, तो सर्टेन बिल्स आर पास्ड ओनली ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे कि मनी बिल। जैसे कि अगर हमने कोई खर्चा करना है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड सेंटर का भी होता है और स्टेट का भी होता है। कंसोलिडेटेड फंड वो फंड है जिसमें कंट्री जितना भी पैसा कमा रही है वो आ रहा है और जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो इसी फंड में से खर्च हो रहा है। जैसे टैक्स कमा रही है और भी अगर बाकी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कमा रही है तो सब मनी किस में जाएगी? कंसोलिडेटेड फंड में। और खर्चा भी इसी से होगा। अगर कोई वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट चला रही है या जो भी, तो खर्चा भी इसी से हो रहा है। तो इसमें से अगर खर्चा करना है तो उसके लिए पहले किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? प्रेसिडेंट की। अगर हमें किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करना है या हमें कोई नया स्टेट क्रिएट करना है तब भी हमें किसकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए? प्रेसिडेंट की। अब इनकम टैक्स एक्ट में एक टर्म यूज़ होता है एग्रीकल्चरल इनकम। जब भी इसकी डेफिनेशन को चेंज करना हुआ इस एग्रीकल्चरल इनकम की, तब भी किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? प्रेसिडेंट की। ठीक है। प्रेसिडेंट इफेक्ट्स द सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेट्स। अगर कोई ऐसा बिल है जो स्टेट्स में जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको चेंज कर रहा हो, तब भी किसकी रिकमेंडेशन पे ही वो बिल आता है? प्रेसिडेंट की। और अगर किसी टैक्स पे सरचार्ज लग रहा हो, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा हो किसी टैक्स पे, तो उसके लिए भी पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी स्टेट में बिल आना है किस चीज़ के रिलेटेड, कि वहाँ के ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कॉमर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, तो वो बिल कहाँ पे आएगा? स्टेट लेजिस्लेचर में आएगा। पर किसकी रिकमेंडेशन से आएगा? प्रेसिडेंट की। मतलब जब स्टेट लेजिस्लेचर में बिल आएगा ट्रेड को रोकने वाला और कॉमर्स को रोकने वाला, तो उसमें प्रायर रिकमेंडेशन किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की नहीं। दूसरा, जितनी भी रिपोर्ट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, यूपीएससी की, फाइनेंस कमीशन की, ये सारे प्रेसिडेंट ले करते हैं इन फ्रंट ऑफ द टू हाउसेस। अगला कि ये रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लद्दाख। ठीक है, ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स थी। वैसे ही इनकी फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मनी बिल इनकी रिकमेंडेशन से होता है, फाइनेंस कमीशन को ये क्रिएट करते हैं और ये मनी निकाल सकते हैं कॉन्टिंजेंसी फंड से। कॉन्टिंजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो प्रेसिडेंट के पास रखा होता है सिर्फ अर्जेंट सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए। इससे भी मनी निकालने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। अब कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी हैं प्रेसिडेंट के, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये एडवाइस भी ले सकते हैं किसी भी मैटर पे फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, पर वो जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होगी। और पीछे हमने पढ़ा कि ये पार्डन भी कर सकते हैं डेथ सेंटेंस। ठीक है,
वैसे ही इनके पास डिप्लोमेटिक पावर्स हैं कि जो भी किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई डील होगी वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगी। इमरजेंसी पावर्स हैं जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि जब इमरजेंसी लगती है तो पूरी जो स्टेट की पावर है वो किसके पास शिफ्ट हो जाती है, सेंटर के पास, प्रेसिडेंट के पास। फिर मिलिट्री पावर्स, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, इन सब के कौन है सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट। इसीलिए जो भी कोई ऑर्डर है वो प्रेसिडेंट दे सकते हैं। अब ये खुद से तो करते नहीं है, इनको किसकी एडवाइस चाहिए ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो चीज़ किस में कही है, आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट हेड टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट हु शिल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। आर्टिकल 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिनका हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी कि उनको क्या करना है और प्रेसिडेंट को उस एडवाइस पे वर्क करना है। ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया, उसने इस आर्टिकल 74 को बाइंडिंग कर दिया। मतलब कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को वही करना है, वो उससे अलग नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, इस एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया। लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के टाइम, जिन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट एक बार ये ऑर्डर वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए कि आप एक बार दोबारा देख लो, पर अगर वही ऑर्डर दोबारा उनके पास आता है तो उन्हें वो एडवाइस माननी पड़ेगी। तो मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि एक बार प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोल सकते हैं उनकी एडवाइस रिकंसीडर करने को, लेकिन दोबारा नहीं बोल सकते, दोबारा उन्हें वही एडवाइस माननी पड़ेगी। पर क्या हर कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट एडवाइस पे ही करते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें उनकी अपनी डिस्क्रिशन होती है। डिस्क्रिशन मतलब अपना मन, जिसमें उनको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज़ अगर लोकसभा की इलेक्शंस के टाइम पे किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, और तो प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, अपनी डिस्क्रिशन से, अपनी मर्जी से। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, अपनी मर्जी से। एंड सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर मर जाते हैं तब भी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाई इन लोकसभा, तब भी उनको डिसमिस कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। और लोकसभा को भी वही डिसॉल्व करेंगे। तो ये 4 फंक्शंस प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना जब कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अगर सडनली ऑफिस में डाई हो जाते हैं तब, या डिसमिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब वो अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाई, और फिर लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 75 कहता है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दैट इज़ कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा पे। तो अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस चले गया तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये आर्टिकल 75 फाउंडेशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो इंडिया में प्रिवेल करती है। और इसी के साथ हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रेसिडेंट वो फिनिश होता है। हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में इसके PYQ सॉल्व करेंगे और मेंस के आंसर्स भी करने की ट्राई करेंगे, एंड वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे क्योंकि वो इससे कुछ सिमिलर ही है। एंड गवर्नर पढ़ेंगे, गवर्नर तो बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक है, राइट। थैंक यू।